हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रांत त्यागी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने बायोलॉजी में जो सीरीज स्टार्ट की थी ह्यूमन डिजीज की, उसके मैं 2 वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं। पहले में मैंने बताया था वायरस के बारे में और दूसरा वायरस से होने वाली बीमारी के बारे में। तो हमने कुछ बीमारी के बारे में डिस्कस किया था और मैंने उसके लिए ट्रिक भी बताई थी माई सीएमडी सिप्रा। तो मैंने आपको मम्स तक आपको करा दिया था। तो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डिजीज के बारे में। तो जिसने अभी तक वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा उन दोनों वीडियो का। तो एक बार आप वहां से उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन आ रहा होगा उसको भी प्रेस कर लेंगे। दूसरा, ये जितनी भी वीडियोस हैं इनमें मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि जर्नल साइंस का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर ह्यूमन डिजीज से आता है तो वो आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे वायरस उसके नाम नहीं लिखाया जा रहा। अगर वायरस के नाम लिखवाने पे आ जाऊंगा तो वीडियो थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आप वायरस के नाम किसी बुक से पढ़ सकते हैं, या अगर आपको मुझसे ही पूछने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मैं वहां पे ही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ के रूप में। चीजें समझ आ रही है? डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डिजीज के बारे में लिखेंगे डेंगू। नेक्स्ट डिजीज कौन सी है? डेंगू। डेंगू इस बुखार को, ये एक प्रकार का बुखार है और इसे आप हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हो। हड्डी तोड़ बुखार बोलते हो, हड्डी तोड़ बुखार। इस बुखार में आप सबको पता है बॉडी का अफेक्टेड ऑर्गन, तो लिख लेंगे ब्लड प्लेटलेट्स अफेक्टेड इन दिस डिजीज, यानी कि इस बीमारी में रक्त बिंबाणु, हिंदी में बोलते हैं रक्त बिंबाणु प्रभावित होते हैं। और दूसरा, अगर कोई पूछे ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या तो 1.5 से 4.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होती है। एक साधारण नॉर्मल ब्लड प्लेट्स की संख्या कितनी होती है? 1.5 से 4.5 लाख। कोई समस्या यहां तक? मेरे ख्याल से यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को बड़ी माता के नाम से जाना जाता है और आसान भाषा में इसको चेचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेचक। आपने ना एक एक्टर देखे होंगे ओमपुरी साहब, अभी तो उनका निधन हो गया। ओमपुरी देखे होंगे आपने, तो उनको उनके चेहरे पे कुछ निशान थे, तो वो किस बीमारी के थे? चेचक के। तो इस बीमारी में बॉडी का कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है? स्किन इज अफेक्टेड इन दिस डिजीज। लिखेंगे स्किन इज अफेक्टेड इन दिस डिजीज। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति को ये डिजीज हो गई तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब अगर उसको एक बीमारी हो गई तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। मतलब उसके जो निशान है वो हमेशा उसके चेहरे पे, स्किन पे, जहां पे भी होंगे वहां पे हमेशा रहेंगे। तो अब आपको समस्या ये है कि ये ठीक नहीं हो सकती, तो अगर किसी को हो गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन घबराने की बात नहीं है, मैं बात कर रहा हूं वर्ष 1980 की। वर्ष 1980 में WHO ने भारत को चेचक मुक्त घोषित कर दिया था। चेचक मुक्त घोषित कर दिया था। लिख लेंगे इंडिया इज फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स लास्ट 1980। मतलब 1980 से भारत क्या है? एक चेचक मुक्त देश है। समझ आ रही है चीजें? नेक्स्ट एक नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट वैक्सीनेशन डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर इन स्मॉल पॉक्स डिजीज। हिंदी मीडियम लिख लेंगे पहला टीकाकरण एडवर्ड जेनर ने चेचक रोग के लिए खोजा था। पहला टीकाकरण एडवर्ड जेनर ने चेचक रोग के लिए खोजा था। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आई होंगी। और इससे बस इतना याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आया कि दुनिया का पहले टीकाकरण की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर, हिंदी मीडियम नाम लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, एडवर्ड जेनर। दूसरा, नेक्स्ट डिजीज लिखेंगे हर्पीज। स्टूडेंट्स हर्पीज के बारे में थोड़ा पढ़ा देता हूं, मैं आपको चीजें समझा देता हूं। सपोज ये
ये मेरा हाथ का हिस्सा है, यहां से यहां तक ये मेरा हाथ है, और मेरे हाथ पे यहां पे कहीं इस टाइप के दाने से निकल जाए, इस टाइप के दाने निकल जाएं, तो इस डिजीज को आप बोलते हो रिंगवॉर्म। क्या बोलते हो? रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म क्या है? ये दाग, इसको हिंदी में आप बोलते हो, आपने बहुत सुना होगा दाग। लेकिन इस बीमारी को होने के लिए दाग को आप सब जानते हैं इजिली कि 3 से 5 दिन का समय लगता है, और ये मैक्सिमम कितना हाथ पे कितने में फैल सकता है? ज्यादा इतने में, और इसको इतने में फैलने के लिए लगभग 10 से 15 दिन लग जाएंगे, और वो तब लगेंगे जब आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करा रहे होगे बिल्कुल भी। समझ रहे हो मेरी चीजें? लेकिन और कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि उसको दाद हो रहा था और उसकी दाद की वजह से डेथ हो गई, ये भी कभी नहीं सुना होगा। मतलब क्या है कि इस दाद वाली बीमारी में कभी किसी की डेथ नहीं होती, पहली चीज। दूसरा, इससे कभी भी पानी जैसा एक पदार्थ कभी भी नहीं निकलता, ठीक है। होता क्या है, सेम ऐसी कंडीशन हो आपकी बॉडी पे, स्किन पे कहीं पर रैशेस निकलने शुरू हो जाए, और वो इतनी स्पीड से निकलने शुरू हो कि 24 घंटे में आपके, मतलब अगर हाथ पे यहां स्टार्ट हुआ तो 24 घंटे में पूरे हैंड को कवर कर लें, और देखते ही देखते अगले 24 घंटे में पूरी बॉडी को कवर कर लें, तो उस डिजीज को बोलते हैं हर्पीज। होता क्या है, इस बीमारी में स्किन प्रभावित होती है, ये त्वचा प्रभावित होती है, और इस बीमारी में 5 से 10% लोगों की डेथ भी हो जाती है। मतलब अगर 100 लोगों को हुई है तो 100 में से 5 से 10 लोग मर भी सकते हैं। कभी भी दाद से नहीं मरेंगे, चाहे दाद 1 लाख लोगों को हो जाए, 1 लाख में से भी एक नहीं मरेगा। चीज समझ आ रही है? तो ये बात याद रखेंगे, इस बीमारी में बॉडी का कौन सा ऑर्गन डैमेज होगा? स्किन। और ये क्या, स्किन पे स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, और ऐसे दाने निकलते हैं, उनसे पानी निकलना शुरू हो जाता है। उम्मीद है ये चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट कौन सी डिस्कस करते हैं? इन्फ्लुएंजा। स्टूडेंट्स, इन्फ्लुएंजा, यहां पे वर्ड आ रहा फ्लू, तो याद रखेंगे जितने भी फ्लू हैं, चाहे तो आपका स्वाइन फ्लू हो, इसका वायरस है H1N1, या आपका कोई भी बर्ड फ्लू हो, आई फ्लू हो, बर्ड फ्लू H3N1, ये इसका H5N1 और H3N1 दोनों इसके वायरस के नाम है, H5N1 भी और H3N1 भी। तो ये जितने भी वायरस हैं, इन सभी, ये जितने भी फ्लू हैं, ये सब इन्फ्लुएंजा की वजह से होते हैं। समझने वाली चीज ये है कि इस बीमारी में जनरली आपके लंग्स यानी कि फेफड़े प्रभावित होते हैं, फेफड़े प्रभावित होते हैं। इस बीमारी में फेफड़े प्रभावित होते हैं। समझ आ गई चीजें? और ये क्या है? फ्लू। और ये बीमारी होता क्या है कि कोई भी वायरस आपके, कोई फ्लू आपकी बॉडी में आगे लग सकता है और आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाए, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स पोलियो के बारे में। पोलियो के लिए लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे पोलियो। पोलियो का आप सबको पता है बॉडी का कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है? तो ज्यादातर बच्चे, कोई बोलता है जी हाथ, कोई बोलता है जी पैर, कोई कुछ कोई कुछ। जब आंसर आपको सही नहीं पता तो आप गलत ही आंसर टिक करोगे। तो इसमें लिख लेंगे, इस बीमारी में स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरू रज्जु प्रभावित होता है। इस बीमारी में स्पाइनल कॉर्ड या मेरू रज्जु प्रभावित होता है। मेरू रज्जु होता क्या है? आपके ब्रेन के पीछे वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लांगोटा, और मेडुला ऑब्लांगोटा का नीचे वाला हिस्सा, उसके जो मेडुला ऑब्लांगोटा का जो लास्ट वाला हिस्सा है जो नीचे जाके बनता है, वो बनता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से आपके शरीर की 33 जोड़ी कोशिकाएं, सॉरी 33 जोड़ी तंत्रिकाएं, कोशिकाएं जुड़ी हुई होती हैं, और इनसे हो सकता है अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड प्रभावित हो जाए तो हो सकता है हाथ काम करना बंद कर दे, हो सकता है पैर काम करना बंद कर दे। तो समझ में आ गई चीजें? पोलियो में बॉडी का कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है? स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट इस बात करेंगे कि पोलियो जो डिजीज है, भारत 27 मार्च 2014, डेट याद रखना चाहो तो रख सकते हो, 27 मार्च 2014 को WHO की घोषणा के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बार बार बोलो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये बहुत चर्चा में है WHO, तो एक बार देख लेंगे, WHO के बारे में पढ़ लेंगे, मैंने बताया भी हुआ है अपनी करंट अफेयर्स वाली वीडियो में। तो 27 मार्च 2014 को WHO ने एक औपचारिक रूप से घोषणा की, और उस घोषणा के अनुसार भारत एक पोलियो मुक्त देश है। भारत एक
पोलियो मुक्त देश है। समस्या यह है, आप बोल सकते हो सर जी पोलियो के पेशेंट तो अब भी मिल जाएंगे इंडिया में देखने को, तो पोलियो के पेशेंट अब भी मिल सकते हैं, लेकिन मतलब यह है कि 27 मार्च 2014 के बाद जो बच्चे इंडिया में पैदा होंगे उनको पोलियो नहीं होगा। उससे पहले जो केस है वो एज इट इज रहेंगे, वो रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ठीक नहीं हो रहे या ठीक होते नहीं है ज्यादा जल्दी से। तो याद रखेंगे 27 मार्च 2014 के बाद इंडिया में जो भी बच्चा पैदा होगा वो पोलियो मुक्त होगा, मतलब पोलियो से नहीं होगा उसको। उम्मीद है ये चीजें समझ में आई होंगी, एक बार यहां तक का लिख लो। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रेबीज के बारे में, हेडिंग डालेंगे रेबीज। तो यहां पे आप याद रखेंगे कि आपको कुत्ता काट ले, बिल्ली काट ले, बंदर काट ले तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है, रेबीज। रेबीज में बॉडी का कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है, तो लिख लेंगे ब्रेन। इस बीमारी में ब्रेन प्रभावित होता है, दिमाग। होता क्या है, रेबीज वाले पेशेंट को एक डिजीज हो जाती है हाइड्रोफोबिया। ये दो अलग अलग वर्ड है, हाइड्रो का मतलब होता है ये हाइड्रो और फोबिया दोनों ही रूट वर्ड है। रूट वर्ड मतलब इंग्लिश के शब्द हैं, ज्यादा डिटेल में आपको इंग्लिश वाले सर बता सकते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फोबिया का मतलब होता है फियर, यानी कि इस बीमारी से जो व्यक्ति पीड़ित होगा उसको पानी से डर लगने लगता है, पहली चीज। दूसरा, यहां पे एक नोट करके पॉइंट लिख लेंगे, रेबीज के टीके की खोज या वैक्सीनेशन ऑफ रेबीज is discovered by लुई पास्चर। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। स्टूडेंट्स नोट करके एक पॉइंट लिख लेंगे, शायद ये छूट गया है कि पोलियो के टीके की खोज, वैक्सीनेशन ऑफ पोलियो पोलियो में लिख लेंगे इस पॉइंट को, वैक्सीनेशन ऑफ पोलियो डिस्कवर्ड बाय जॉन एस साल्क, यानी कि पोलियो के टीके की खोज जॉन एस साल्क नामक वैज्ञानिक ने की थी। उम्मीद है सारी चीजें आपको क्लियर रही होंगी। आप नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट डिजीज की बात करते हैं, एड्स। टॉपिक डालो एड्स, इसको पूरा डेप्थ में पढ़ा देता हूं चीजें। स्टूडेंट्स ये तो किसी को बताने की नीड नहीं है कि बीमारी कैसे फैलती है। मैं यहां पे आपको एड्स से संबंधित सिर्फ वो फैक्ट डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसकी फुल फॉर्म के रिगार्डिंग, तो एड्स की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। लिख लेंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट, इसमें पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, यह बीमारी सबसे पहले 1981 में दक्षिण अफ्रीका में एक बंदर में खोजी गई थी। दक्षिण अफ्रीका में एक बंदर में खोजी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद 1983 में रॉबर्ट गैल वैज्ञानिक के अनुसार, रॉबर्ट गैल वैज्ञानिक के अनुसार यह एक विषाणु जनित रोग था। हुआ क्या स्टूडेंट्स कि सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं वर्ष 1981 की, तो वर्ष 1981 में सबसे पहले एक बीमारी खोजी गई एड्स नाम की, किसमें, एक बंदर में। अब बंदर में बीमारी खोजी गई तो उसके तुरंत बाद उस पर डिस्कवरी या उस पर रिसर्च स्टार्ट हो गई। तो 1983 में एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट गैल, और इसको रॉबर्ट गैलो भी लिखा मिल सकता है आपको कुछ बुक्स में, तो रॉबर्ट गैल पढ़ लो, रॉबर्ट गैलो मतलब एक ही है। इन वैज्ञानिक ने बताया कि यह बीमारी एक विषाणु जनित रोग है, मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जो विषाणु से होती है। तो लोगों का क्वेश्चन सेम था कि भैया विषाणु का नाम क्या है, कैसे पता चला, तो उन्होंने बताया कि इसके वायरस का नाम HIV है। अब HIV क्या था, तो उन्होंने बताया HIV होता है ह्यूमन
इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये किसने बताया? रॉबर्ट गैल ने बताया। नेक्स्ट बात करते हैं। उन्होंने बताया कि ये एक्चुअल में एड्स एक बीमारी नहीं है। और अगर मैं आपसे कहूं, मैं अगर आपसे जनरली पूछूं कि स्टूडेंट्स क्या आपको एड्स है, तो आप कहोगे नहीं सर। या मैं अगर फिर दूसरा क्वेश्चन करूं कि बेटा आप कैसे कह सकते हो कि नहीं है? स्टूडेंट्स, एड्स बीमारी अगर आज आपको लगती है तो आने वाले 7, 8 से 10 साल तक भी आपको पता नहीं चलेगा कि आप उसकी ग्रस्त में हो या आपको वो बीमारी हो चुकी है। एक्चुअल में एड्स कोई डिजीज नहीं है। होता क्या है कि ये इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको खराब करना शुरू कर देती है। चीजें समझ में आ रही हैं? आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको खराब करना शुरू कर देती है। तो स्टूडेंट्स, समस्या ये थी कि अगर पता चल गया कि चलो ये वायरस है और एक बीमारी है, तो इसमें इम्यून सिस्टम खराब हो रहा है, तो पता कैसे चलेगा कि कोई इससे बीमार है या नहीं है? तो उन्होंने बताया कि इसके लिए 2 टेस्ट करा लो। तो पहला टेस्ट ये था एलिसा। एलिसा, इसमें लिख लेंगे एड्स का प्री टेस्ट या एड्स का प्रारंभिक परीक्षण बोलते हैं इसको। इसकी एलिसा की फुल फॉर्म बताई, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोलवेंट एसे। ये एलिसा की फुल फॉर्म होती है। मतलब अगर किसी को डाउट है तो वो एड्स का प्रारंभिक परीक्षण एलिसा करा सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, दुनिया में ना हर एक लोग ये सोचता है कि तुम्हारे साथ हर एक चीज पॉजिटिव हो, लेकिन 2 चीजें, एक तो स्टूडेंट्स आजकल चल रहा है कोरोना और एक एड्स। कोई नहीं चाहता कि इन दोनों की रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आए। चाहता है कोई? नहीं चाहता होगा। तो एड्स का टेस्ट कोई पॉजिटिव नहीं चाहता, ना ये चाहता कि कोरोना पॉजिटिव हो जाए। तो इसका एड्स का प्री टेस्ट क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोलवेंट एसे। होता क्या है, इस टेस्ट में आपके एंजाइम्स को आपके इम्यून सिस्टम के साथ लिंक अप करके देखा जाता है और चेक करते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम कितना वर्क कर रहा है। अगर ये चीज ठीक तरीके से काम कर रही है, मतलब आप HIV नेगेटिव हो, और अगर आप ऐसे HIV नेगेटिव हो तो आपको कोई ऐसी एड्स जैसी बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आपको ये टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि भाई अब आप श्योरिटी होगी कि आपको एड्स है, तो आपको एड्स का एक कंफर्मेशन टेस्ट लिख लो। एड्स का कंफर्मेशन टेस्ट, इसका नाम है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ये एड्स का कंफर्मेशन टेस्ट है। एक्चुअल में एक एंटीबॉडी टेस्ट है, एक एंटीबॉडी टेस्ट है। होता क्या है कि जब आपका इम्यून सिस्टम ठीक तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो उसके बाद आप एक एंटीबॉडी टेस्ट करा लो। मतलब ये चेक कर लो कि आपके शरीर में एंटीबॉडी काम कर रही है नहीं कर रही है, और एंटीबॉडी बन पा रही है नहीं बन पा रही है। एंटीबॉडी बन रही है तो मतलब आप बीमारियों से लड़ सकते हो, अगर नहीं बन रही तो आप बीमारियों से नहीं लड़ सकते। नेक्स्ट देखेंगे एक बार कि एक एंटीबॉडी टेस्ट है। होता क्या है, इस बीमारी में एड्स में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। दूसरी चीज, इस बीमारी में या इस एंटीबॉडी टेस्ट में, इस बीमारी में आपकी टी सेल्स, लिम्फोसाइट, WBC, एंटीबॉडी, ये सभी वो चीजें हैं जो आपको बीमारियों से बचाती हैं। ये सभी भी क्या हो जाती हैं? ये सभी भी खराब हो जाती हैं। अब स्टूडेंट, समस्या ये है कि अगर किसी को ये एड्स नाम की बीमारी हो गई तो उसकी मृत्यु निश्चित है। मतलब उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन कुछ ऐसी दवाई गोलियां हैं जिनको आप अगर उनका लगातार सेवन करोगे तो आपकी जिंदगी को, आपके जीवन को कुछ बढ़ाया जा सकता है। और ऐसी एक दवाई गोली जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल देंगे मेडिसिन ऑफ एड्स। मेडिसिन ऑफ एड्स, एड्स के लिए कौन सी दवाई यूज होती है? तो इसका नाम है AZT। कौन सी दवाई है? AZT। फुल फॉर्म होती है इसकी एज़ोडोथायमिडीन। ये एड्स की एक दवाई है। इसको बिल्कुल क्लियर लिख देता हूं, AZUDTHIMIDINE। एड्स के बारे में सिर्फ इतना ही याद रखेंगे। उम्मीद है ये चीज आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं एक और वायरस के बारे में। स्टूडेंट्स, आपको लाइफ में कभी ना कभी
हुआ होगा कोल्ड। क्या हुआ होगा? कोल्ड, साधारण खांसी जुकाम, खांसी जुकाम। तो इसमें लिख लेंगे कॉमन कोल्ड बोलते हैं इसको, कॉमन कोल्ड। यह बीमारी राइनो विषाणु की वजह से होती है, राइनो या रेनो विषाणु, राइनो विषाणु की वजह से होती है। बस इतनी बात याद रख लेंगे कि कॉमन कोल्ड किस विषाणु से होता है? राइनो वायरस से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था एक बार कि सर वायरस हमेशा नुकसानदायक क्यों होते हैं? मतलब वायरस से सिर्फ हमें नुकसान नहीं होता, हानिकारक ही है, कोई फायदा नहीं होता? तो स्टूडेंट्स कुछ वायरस, कुछ एक स्पेशल वायरस ऐसे हैं जो आपके लिए यूजफुल भी हैं, तो हम डिस्कस करते हैं उन्हीं में से एक वायरस के बारे में। अच्छा, वायरस से पहले एक बात बताओ, पानी, वाटर, सुना है कभी इसके बारे में? पानी गंदा कब होता है? कोई भी पानी गंदा जब होगा जब इसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे, जब इसमें बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाएगी तो पानी गंदा होना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन ये है, अगर कोई ऐसा चीज हो जो इस बैक्टीरिया को खत्म कर दे, तो अगर कोई ऐसी चीज हो जो इस बैक्टीरिया को खत्म कर दे, तो क्या ये पानी कभी गंदा होगा? नहीं होगा। तो एक ऐसा ही एक वायरस है जिसका नाम है बैक्टीरिया फीज, हिंदी में इसका नाम है जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी नाम का एक विषाणु होता है जो पानी के अंदर पनपने वाले बैक्टीरिया को खा जाता है, और यही वायरस आपके रिवर वाटर में पाया जाता है, गंगा रिवर वाटर में, गंगा रिवर वाटर में आपके यही वायरस पाया जाता है। इसीलिए अगर आप कोई नॉर्मल पानी अपने घर में बोतल में भर के रखते हो तो 2 दिन में, 3 दिन में, 1 हफ्ते में वो खराब होना शुरू हो जाता है, जबकि गंगा रिवर वाटर, जिसको आप गंगा जल बोलते हो, उसको आप 2 दिन, 3 दिन, क्या 2 साल, 3 साल, 4 साल भी रख लो, वो कभी खराब नहीं होता। रीजन क्या है? क्योंकि गंगा रिवर वाटर में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, बैक्टीरिया फीज नाम का, एक वायरस पाया जाता है बैक्टीरिया फीज नाम का, जिसको बोलते हैं जीवाणु भोजी, जो पानी के अंदर पनपने वाले जीवाणुओं को खा जाता है, नष्ट कर देता है। और अगर पानी के अंदर बैक्टीरिया नहीं पनपेंगे तो पानी कभी भी गंदा नहीं होगा। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो ऐसे ही बस ये एक इंपॉर्टेंट ऐसा वायरस था जो आपके लिए यूजफुल होता है। चर्चाएं ऐसी हैं कि भविष्य में चलकर शायद इस वायरस का यूज करके नदियों को भी साफ कर दिया जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन आ रहा होगा उसको भी प्रेस कर लेंगे। दूसरा, अगर आप किसी भी वीडियो से संबंधित कोई भी पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाओ, दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप वहां से जुड़ते हो तो वहां आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, साथ में डेली जीके के, कंप्यूटर के, साइंस के क्वेश्चंस, और साथ में इन जो भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं इनकी पीडीएफ आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।